नमस्कार दोस्तों, मैराथन कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी संधि चल रही थी, आपने क्लास पढ़ी होगी, देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और हमने स्वर संधि को खत्म कर लिया था, तो आज थोड़ा स्वर संधि रिवाइज करेंगे। अब मतलब थोड़ा सा हल्का सा एक ब्रीफ देखेंगे और उसके बाद फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे और फिर विसर्ग संधि को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्लास में। ठीक है, तो स्वर संधि यहाँ ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ वो भी पढ़ रहे हैं, और जिनको ऑफलाइन पढ़ना है यूपीपी का बैच हम लोग फिर से मतलब स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और आप यूपीपी की पढ़ाई करके एक अच्छे सिपाही बन सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या अपने आप को बनना देखना चाहते हैं वो आप स्वयं निर्धारित करेंगे, दूसरा कोई नहीं है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमने संधि आपको बताई थी, संधि में हमने ये बताया था ये 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? व्यंजन और स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब बातचीत यहाँ ऑफलाइन वाले नहीं करेंगे आपस में, क्योंकि आवाज आएगी तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 संधि हमने बताई थी कि आपके जो संधियां आपको पढ़नी है, स्वर संधि पढ़नी है, विसर्ग पढ़नी है और व्यंजन संधि पढ़नी है। 3 संधियां आपको मुख्य रूप से पढ़नी है, जिसमें हमने स्वर आपको पढ़ा दिया है, बहुत बखूबी पढ़ाया है। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट के माध्यम से और आप ऑफलाइन जो भी आपको समस्या हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बहुत ही ध्यान से। स्वर संधि हमने बता दिया था, स्वर संधि को हमने 5 भागों में बांट दिया था। 5 भाग कौन कौन से थे? दीर्घ था, गुण था, वृद्धि थी, यड़ थी और अयादि थी। ये 5 संधियां हमने निकाल ली थी। ठीक है, आप जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप जा करके पिछली क्लास हमारी इससे जस्ट पहले वाली क्लास देख लीजिए। उसमें हमने सब बखूबी बताया है। आपको ये भी बताया है कि वर्ण से शब्द बनाने की विधाएं हैं, और फिर इसमें ये प्रमुख रूप से संधि एक विधा है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, अर्थ संज्ञा रूपी शब्दों का निर्माण करते हैं। क्लियर हो रही है ये बात? चलिए आज हम बढ़ेंगे व्यंजन की ओर। किसकी तरफ? व्यंजन की ओर। स्वर और व्यंजन सभी को पता है। स्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियां जो स्वयं से उच्चरित होती हैं स्वर कहलाती हैं, और वे ध्वनियां जो स्वयं से उच्चरित ना होकर के स्वरों की माध्यम से, स्वरों की सहायता से उच्चरित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। अब इस हमने स्वर भी देखे, व्यंजन भी देखी। देखिए वर्णमाला में ही हमारे इतना छुपा हुआ है, क्योंकि देखिए कहां से, जो हमने बताया था आपको, नींव जो तैयार करी थी वो वर्णमाला की तैयार करी थी आपकी, तो हमने बताया था कि इन्हीं से सारी चीजें सब आएंगी। देखिए संधि भी स्वर, स्वरों से ही स्वर संधि बनी, अब व्यंजन से ही व्यंजन संधि बनेगी। व्यंजन हमने आपको बताए थे, हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 44 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमने लिखवाया भी है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 44 है और हिंदी वर्णमाला में 33 है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो हमें, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ये 33 और 44 वाला सिद्धांत है, ये देखते हैं कहां तक फलीभूत होता है हमारे लिए। ठीक है, स्वर हमने पढ़ लिया। स्वर संधि में किसी को डाउट यहाँ ऑफलाइन जो बैठे हुए हैं, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन को हम देखिए लिखाते हुए और मतलब समझाते हुए लिखाते हुए चलते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पिछली क्लासों में देखिएगा, लिखाते भी हैं और समझा करके आपको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रक्रियाओं से चलते हैं, तब जाके अच्छी पढ़ाई हो पाती है ना। तो व्यंजन संधि को पहले समझ लेते हैं, फिर उसको लिख लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, व्यंजन संधि एक्चुअली होता क्या है? व्यंजन सभी को पता है, व्यंजन सभी को पता है, सभी को परिभाषा पता है। व्यंजन की क्या परिभाषा होती है? स्वरों की सहायता से, हाँ, व्यंजन कहलाते हैं स्वरों के माध्यम से जिनका उच्चारण होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। वेरी गुड। या पदांत स्वर व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जैसे हमने कहा, ये पहला ही व्यंजन ले लेते हैं, ये बन गया क्या?
ये एक वर्ण बन गया, ठीक। और ये वर्ण कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। क्या है ये? क्या मिला हमें? ये क्या है? एक ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। तो अब आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि ध्वनि जो है, ध्वनि के साथ जब स्वर मिला, जब किसी ध्वनि को प्राण रूपी स्वर मिलता है तो वो क्या बन जाता है? एक वर्ण, जिसको, और ये किस कैटेगरी में है? व्यंजन। क्योंकि ये क्या है? ये किसी की माध्यम से बोला जा रहा है, और ये किससे निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है, ठीक है। किसी के माध्यम से, कंठ से आ रहा है। ये अपने आप स्वयं से उच्चरित नहीं हो रहा है। किससे उच्चरित हो रहा है? कंठ से। इतनी बात समझ में आई? देखिए, हम अभी आपका प्रारूप तैयार कर रहे हैं। मजा तभी आएगा, मतलब जब आपका नीचे से आप उठाओगे ऊपर चीज को, है ना। जब नीचे से उठाओगे तभी तो समझ में आएगा। सीधे हम बताने लगे जगत प्लस ईद जगदीश होता है, अब ढूंढो उसमें क्या जगदीश होता है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई? बताइए, अब समझिए। जैसे स्वर संधि पढ़ा था, स्वर की परिभाषा क्या थी? स्वर संधि की परिभाषा दो स्वरों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन। इतनी बात समझ आ गई? अब व्यंजन में क्या होता है? किसी व्यंजन के साथ जब स्वर अथवा व्यंजन मेल करते हैं, यानी पूर्व पद में व्यंजन है अंतिम वर्ण में, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में स्वर है या कोई व्यंजन ही है, उसके कारण जो परिवर्तन होता है वो किस संधि में आता है? इतनी सी परिभाषा है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। और उसको संधि रूप में ले लें तो यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ण में कोई स्वर आए, सॉरी, या कोई व्यंजन आए, माफ करिएगा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में कोई व्यंजन आए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई स्वर अथवा व्यंजन आ जाए, स्वर अथवा व्यंजन आ जाए, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, और यही परिवर्तन व्यंजन संधि का रूप ले लेता है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बताइए। बहुत ज्यादा नहीं बताया, हल्का सा चुटकी सा नमक डाला है बस। समझिए, हमने कहा कि हमारे पास कोई व्यंजन है अंतिम वर्ण में, और व्यंजन अगर होगा इसमें संधि जब करेंगे, अगर मान लीजिए हमने लिखा था देव प्लस अर्चन लिखा था ना, है ना, तो इसमें से वह आधा था, आ निकाल लिया था, और ये आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ बन गया था। बना था नहीं बना था? ये बताइए। अब ये जो है, इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है तो सदैव क्या होगा? सदैव हलंत लगेगा, आधा होगा। क्या होगा? क्यों आधा होगा? कि जब तक आधा नहीं होगा तब तक वो जुड़ने की अवस्था में नहीं आएंगे। समझ में आ रही बात? हमेशा आधा होगा, क्योंकि भाई जैसे हमने यहां पे बताया आपको, ये देखिए, ये का है, यहां देख लीजिए ध्यान से फिर से, ये का है, ध्वनि है, इसमें जब तक आ नहीं लगेगा तब तक ये का नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये इसका आधा होना अनिवार्य है, तभी तो जुड़ करके ये का बनाएगा। इसलिए पूर्व पद के अंतिम वर्ण में सदैव ता का आधा होना अनिवार्य है। मतलब ता बोल रहा हूं, यहां पे ता है, व्यंजन का आधा होना अनिवार्य है। अगर आधा नहीं होगा तो ये जुड़ करके क्या बनाएगा? वो नियम ता से दा में परिवर्तित हो रहा है, वो बाद की बात है। ये तृतीयाक्षर नियम है, इसी का नंबर है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि नियम आपको पहले पता होना चाहिए। हमारा सिद्धांत यही है कि आपको हम पहले उससे रूबरू करा दें, ठीक है। कोई भी चीज जब देखने जाते हो, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है ना, अपने लिए बहू देखने जाते हो नहीं जाते हो? अभी नहीं देखने गए, भैया के लिए देखने गए होगे, भाभी देखने गए होगे, हैं? तो जब जैसे कोई देखने जाता है या लड़का देखने जा रहे हैं कोई परिवार वाले, तो सब कुछ देख लेते ना, कैसा है परिवार, क्या है, क्या उसका, और जैसे गाड़ी में क्या फीचर हैं, कितने गियर की बाइक है, कितनी मतलब
इंजन है, क्या है, सब चीजें ठोक बजा लेते हो। तो ऐसे ही सब चीजें ठोक बजा के ही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां समझो जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस। अब यहां देखिए व्यंजन आधा है, क्या है, आधा है, और यहां पे क्या है, क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है। अब इस स्वर को जब इससे मेल कराएंगे तो ये वैसे तो जगतीश बनना चाहिए था, है ना, ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन होता है जिससे ये क्या बन जाता है, जगदीश। ये परिवर्तन अभी बताएंगे। फिलहाल में आप ये चीज समझ गए कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण का सदैव व्यंजन आधा रहेगा, ठीक है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण में या तो कोई स्वर आएगा या व्यंजन आएगा। ये परिभाषा समझ में आ गई। पहली परिभाषा कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है, कोई व्यंजन है, स्वर कहीं निकल रहा है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में कोई व्यंजन है तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई स्वर अथवा व्यंजन ही क्यों ना हो, है ना। अब जैसे यहां देख लो व्यंजन की परिभाषा, भैया बातचीत कौन कर रहा है, आवाज, गलत बात है, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब जैसे यहां पे देखो हमने लिखा उत प्लस चारण, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है ना। ये क्या परिवर्तित हो जाता है, चूंकि आधा चा इसलिए आया क्योंकि ये आधा है, इसको स्वर मिल नहीं पाया इसलिए आधा रह गया। अभी वो भी बताएंगे, अभी बताएंगे क्यों आधा, ये सारी चीजें सब बताएंगे, घबराइए मत बिल्कुल भी। हमें ये दिखाना है आपको कि हम जो परिभाषा बोल रहे हैं कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, प्लस उत्तर पद के प्रथम, उत्तर पद में उत्तर, गलत लिख गया है, रुको एक मिनट, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या आ जाए, स्वर या व्यंजन आ जाए, ठीक। ये एक तरीके से डेफिनेशन हो गई जिसको हमें एक्चुअल में व्यंजन में इस्तेमाल करना है। आपके माइंड में स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, मतलब कुछ मोटा मोटा स्ट्रक्चर आया स्वर और व्यंजन के साथ का। हम ये इस पे इसलिए जोर दे रहे हैं, कारण ये है कि जब तक आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे तब तक संधि का आप उसकी आत्मा में घुस नहीं पाएंगे और उसको समझ नहीं पाएंगे। कारण ये है जैसे आपको एक विच्छेद दे दिया उन्होंने, समझिए बात, अब आपको पता ही नहीं है कि व्यंजन संधि में सदैव आखिरी वाला जो है वो आधा रहेगा। कुछ अपवाद होते हैं, दो चार हैं, वो भी बता देंगे, ठीक है, अदरवाइज सब आधे ही होते हैं, ठीक। कुछ अपवाद होते हैं जैसे चलो अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कहने का मतलब इतना समझ गए आप, स्वर के साथ हमने दिखा दिया, व्यंजन के साथ दिखा दिया, परिभाषा हमारी फलीभूत हो गई। भैया पीछे समझ में आ रहा है आप लोगों को, स्त्री वर्ग एवं पुरुष वर्ग दोनों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, हल्का लिख लो, चाहे व्यंजन संधि लिखो, लिख लोगे परिभाषा, नहीं लिख लो तुम लोग, कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो जब व्यंजन वर्णों का किसी स्वर अथवा व्यंजन, जब व्यंजन वर्णों का, तेजी से लिखिए, जब व्यंजन वर्णों का किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण से जब व्यंजन वर्णों का किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण से मेल होने पर मेल होने पर मेल होने पर व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अरे महाराज, जैसे ये जगत प्लस ईश, जगदीश,
और उत प्लस चारण उच्चारण। ये दो उदाहरण लिख लो, जैसे जगत प्लस ईश जगदीश, उत प्लस चारण उच्चारण, है ना। फिर पैरा चेंज करके लिखिए। एक चीज बताइए, आप लोगों को ये पेन के ऊपर कैप लगा के किसने लिखना सिखाया? अपने आप? खोने की बड़ी चिंता है भैया। अगर आपको स्पीड में लिखना है, गजब गजब आप लोगों के सब हैं, एक से एक नियम। पेन के ऊपर से कैप निकालो और तब लिखना स्टार्ट करो, तब पेन हल्का भी लगेगा और राइटिंग भी अच्छी बनेगी। निकालो इनके, मतलब मानना ही नहीं है बात को। लिखिए, या परिवर्तन अपने निश्चित प्रारूप और विधागत होते हैं। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा लिखने में, निश्चित प्रारूप और विधागत होते हैं। इसमें कुछ नियम प्रमुख रूप से आते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जो कि इस प्रकार हैं। पहला डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार। इतनी देर में ही बतिया लो तुम लोग हैं। हम पढ़ाना वढ़ाना भूल जाएंगे, फिर हम लगने पूछने सीधे। विश्वास मानो तुम, और हो सकता है टेस्ट भी ले लें, हमारी कोई धीत नहीं है। तुम पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, फिर बतियाते काहे हो इतना। तृतीयाक्षर नियम, ठीक। तृतीयाक्षर नियम क्या कहता है? ये पहला अक्षर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी लिख देते हैं, पांचवा भी लिख देते हैं, ठीक। अब समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, हमने कहा पूर्व पद और अंतिम पद से मिलकर के संधि होती है, होती है नहीं होती? पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के संधि का निर्माण करते हैं। अब हमको तृतीयाक्षर नियम में गलत लिख दिया हमने तृतीयाक्षर, यार तुम लोग बताए भी नहीं। तृतीयाक्षर, जल्दबाजी में हो गया। अब देखिए, तृतीयाक्षर नियम क्या कहता है कि पूर्व पद में के अंतिम वर्ण में कुछ आए, तो उत्तर पद के अंतिम प्रथम वर्ण में कुछ आए। अब वो कुछ क्या आए वो देखो। उसने कहा तृतीयाक्षर में पूर्व पद के, अभी तो बहुत धीरे धीरे समझना चीजों, हम धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे।
पहले हमने कह दिया कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में वर्ग का प्रथमाक्षर आ जाए। प्रथमाक्षर मतलब पहला अक्षर, काचा, काचा, टा, ता और पा, ये हो गए प्रथमाक्षर, ये हो गए द्वितीयाक्षर, ये तृतीयाक्षर, ये चतुर्थाक्षर और ये पंचमाक्षर। हमने इसीलिए कहा था आपको ऐसे भी याद करना है, ऐसे भी याद करना है, कहा था। अब यहीं पे इसका इस्तेमाल है, का, चा, टा, ता, पा, यानी प्रथमाक्षर आ जाए, है ना। तथा अब उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या लाना है हमको, कोई सघोष आ जाए, कोई सघोष, सघोष वर्ण आ जाए। समझ में आई बात। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में वर्ग का प्रथमाक्षर काचा, टाटा, पा तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई सघोष वर्ण आ जाए। सघोष वर्ण में क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यारा, लावा, हा, स्वर 11, यही होते हैं सघोष, यही होते हैं। टोटल संख्या कितनी बनी इनकी, इनकी संख्या 31 होती है। समझ में आई बात, कितना समझ में आया बताइए। अभी आगे के ना सोचिए, इतना सोचिए कि हमें इतना समझ में आया। कितना समझ में आया भैया बताओ पीछे, एक मिनट, ये भैया बताएं आपके पीछे। हाँ हाँ, कितना समझ में आया कि क्या हमने यहाँ पे बता दिया, हम देखें क्लास में हो कि नहीं हो। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या आ जाए, तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में सघोष लिखा है, इसको पढ़िए, बैठ जाइए पीछे, आपके पीछे भैया। हाँ बताओ क्या हमने बताया अभी तक, अजीत भैया बताओ, अभी तक समय नहीं है। प्रथम अक्षर, हाँ, उत्तर प्रथम वर्ण में, लड़कियों को एक लोग बता दो फटाक से, बताओ, रुको बताओ, हाँ बात ही नहीं मान नहीं हमारी, अब भुगतोगी, चलो बताओ बताओ। पीछे बताओ आप। हाँ, पूर्व पद के प्रथम वर्ण में पूर्व पद के अंतिम वर्ण में प्रथमाक्षर आ जाए और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में सघोष। बस इतना ही जानना है, अभी इतने हमने भी बताया ही है, इतने बताना है, इतना बताने में शर्म आ रही है, हैं? क्या समझ में आया, पीछे कोई बता दो, पीछे वाली सीट पे, सबसे पीछे आप बता दो, आपके बगल वाली सबसे पीछे लास्ट में, और कौन है, हाँ आप ही हो, हाँ हाँ अभी आई हैं, अच्छा अभी आई हैं, आप बता दीजिए। पहले देखो आधा सब है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो पहले, है ना, पता है हमको क्या बोलना है, लेकिन वही चीज है कि अंदर से ताकत ही नहीं दे रहा है वो कॉन्फिडेंस। सीधे बोलना है पूर्व, सर ये पूर्व पद लिखा आपने, इसमें अंतिम वर्ण में प्रथमाक्षर आ जाए, और उत्तर पद लिखा उसके पूर्व पद में, तो उसके पूर्व वर्ण में पहले वर्ण में क्या आ जाए, सघोष आ जाए। कैसे भी करके बताओ, सही बोलो, चलो बैठ जाइए। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। हमने कहा यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में प्रथमाक्षर काचा, टाटा, पा आ जाए, हमने कहा देखो वही ले लेते एग्जांपल, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में वर्ग का प्रथमाक्षर आ जाए, तो दिख रहा है कहीं पे पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, दिख रहा है काचा, टाटा, पा में कुछ दिख रहा है, तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या आ जाए, सघोष आ जाए। क्या ई सघोष है सघोष? तो क्या कहता है नियम,
क्या कहता है, समझो, तो ये कहता है कि जो आपका प्रथमाक्षर है वो बदल जाएगा तृतीयाक्षर में। यही तो नियम कह रहा है। वो भाग जाएगा का से गा में, चा से जा में, टा से डा में, ता से दा में, पा से बा में। बताइए कितना सरल नियम है। देखिए मेरा पढ़ाना ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ा देना है, आपके मस्तिष्क में उसको बैठाल देना है, इसलिए मैं ऐसा फॉर्मेशन करता हूं। हमारी पढ़ाई थोड़ी अलग ही है। अब चाहे इसको आप समझ पाए चाहे ना समझ पाए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जहां तक हमने जिस तरीके से हम बताते हैं इस तरीके से आपको तो समझना चाहिए, नहीं तो फिर गद्दारी है ना। क्या समझ में आया? अभी हमने संधि करके भी नहीं बताई, हमने सिर्फ आपको ये बताया कि तृतीयाक्षर नियम ये कहता है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में का चा टा ता पा आ जाए, है ना। प्रथमाक्षर का चा टा ता पा आ जाए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई सघोष वर्ण आ जाए। सघोष में तीसरा चौथा पांचवा, यानी गा घा अंगा जा झा इया डा डा ड़ा दा धा ना बा भा मा, ये कोई आ जाए, या फिर यारा लावा हा या स्वर 11 में से कोई आ जाए, तो वो क्या करेगा, जो काचा दादा पा है वो अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। का जा में परिवर्तित नहीं होगा, ये का वर्ग का गा में परिवर्तित होगा, कंठ वर्ग के अपने गा में परिवर्तित होगा। अब देख लो, कुछ करना ही नहीं है। हमने बताया जा गा ता है, ये ई है और सा है, ता और ई मिलके बनाएंगे ती बनाते हैं ना। लेकिन तीन से हमको पता है ये ती जो है वो ता जो है दा में परिवर्तित हो जाएगा, ये बन जाएगा। समझ में आई? बताइए, कितने आराम से आपको बताया है। अगर नहीं समझ में आया है तो हम ही मूर्ख हैं, फिर हम मूर्ख हैं। कौन मूर्ख है? स्वयं विचार कीजिए, है ना। समझ में आया ये? बताइए, और एग्जाम्पल बताइए। हाँ, अब इधर से ले लेते हैं, अब एग्जाम्पल लिखवाते हैं। दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा? का परिवर्तन किसमें होगा? गा में होगा ना। दी गम बर। चलो अब लिख डालो फटाक से नियम, और हम धीरे धीरे फिर सारे वो भी बता देंगे। ये स्ट्रक्चर बनाना है फटाक से, प्रथमाक्षर सघोष ये करके तृतीयाक्षर डालो पहले, उसमें लिखो तृतीयाक्षर नियम, हेडिंग डालो, उसमें लिखो ब्रैकेट में लिखो वर्ग के प्रथमाक्षर का अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में परिवर्तन। वर्ग के प्रथमाक्षर का अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में परिवर्तन। समझ में आया नहीं आया ये बताइए? सभी को आया? अब फिर हम इतना हमने नींव बढ़ा दी आपकी, अब आपको काम करना है सारा। ठीक, अब हम तेजी से चलेंगे। क्या बोला था हमने? वर्ग के प्रथमाक्षर का अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में परिवर्तन। ठीक, लिखिए संधि रूप में, संधि रूप में तेज लिखिए, तेज लिखिए। संधि रूप में यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में प्रथमाक्षर ब्रैकेट में का चा टा ता पा, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में प्रथमाक्षर ब्रैकेट में का चा टा ता पा तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई सघोष वर्ण आए, कोई सघोष वर्ण छूट गया क्या? लिख लिया, वेरी गुड। सघोष वर्ण आए तो पूर्व पद का
अंतिम वर्ण अर्थात प्रथमाक्षर, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अर्थात प्रथमाक्षर संधि के बाद अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल, जगत प्लस ईश जगदीश, दिक प्लस अंबर दिगंबर, अच प्लस अंत क्या हो जाएगा? अजंत, है ना। टा वाला देखो, सट प्लस आनन क्या हो जाएगा? षडानन। अर्थात ये कौन सा समास है, किसी को पता है? बहुब्री है। सट प्लस आनन षडानन। ता वाला बता ही दिया। पा का बताओ कोई। सप दा क्या बन जाएगा? शब्द। ये कौन सा नियम है? तृतीयाक्षर नियम। सारे हो गए, सारे सब पता चल गए। अब बाकी एग्जाम्पल आपको कर लेने हैं। ठीक, अब हेडिंग डालिए और एग्जाम्पल बता दें। और लिख, जैसे सत प्लस गुरु, सत प्लस गुरु, ता बताओ, ता किस में बदलेगा? देखो इधर देखो, ता किस में बदला? ठीक, काक गा में अपने ही वर्ग में काखा गाघा अंगा चाचा जाजा इया टाटा डाडा ना ताथा दादा ना पापा पापा माँ, ये अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में परिवर्तित होंगे। समझ में आ गई बात? चलो अब डालो हेडिंग पंचमाक्षर। टा लिखा है दोस्त। षट प्लस आनंद, षट मतलब 6, आनंद मतलब मुख। 6 मुख वाला कौन? कार्तिकेय, बहुब्री समास। पता है भैया? फिर बताएंगे, नहीं पता है तो क्या बताएं फिर। कहते हैं सबसे बैर ले लो, अपने टीचर से बैर कोई मत लेना। बेर ले लेना, बैर मत लेना। 3 बेर खाती थी, फिर 3 बेर खाती है। तब नग्न जड़ाती थी, अब नग्न जड़ाती है। समझ जाओ अच्छे से। पहले 3 बार खाती थी, अब 3 बेर खा रही है। तब नग्न जड़ाती थी, नग्न मतलब हीरे जवाहरात, अब नग्न जड़ाती है। अब पहनने कुछ नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं है। लिखो पंचमाक्षर नियम। अब देखिए पंचमाक्षर नियम क्या होगा, क्या होगा स्वयं बताओ। पहला 5वें में बदल जाएगा। इसको लिखो फटाक से। लिखो तो, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में काचा टाटा पाए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या आ जाए? मां या ना आ जाए,
माया ना आ जाए तो पूर्व पद का प्रथमाक्षर माया ना आ जाए तो पूर्व पद का प्रथमाक्षर अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। यही बता दें इसको, क्या लिखें बार बार, है ना। ये रबड़ छोटी नहीं होती। हाँ, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में कौन सा वर्ण है? का चाटा था। ये तो पहले माँ है। पहले काचा टाता पा आ जाए तथा उत्तर पद के क्या लिख गया, अभी बता रहे हैं। अभी लो, हम अभी निदान कर दे रहे हैं। देखो अब समझो, अब बतियाओ नहीं भैया। काचा टाता पा आ जाए, का चा टा ता पा, यानी प्रथमाक्षर आ जाए, है ना, यही तो कह रहा है। यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में प्रथमाक्षर आ जाए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में मां या ना आ जाए, मां अथवा ना आ जाए, तो पूर्व पद का प्रथम वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी तो बात मैंने कही। अब देख लो, हमने कहा सत प्लस मान क्या हो जाएगा, कैसे सम्मान होगा। अब देखो, तो ना ही तो आएगा, अभी देखना कैसे आएगा। हमने कहा सत प्लस मान, हमने बोला पूर्व पद के अंतिम वर्ण में काचा टाता पा आ जाए तो उत्तर पद के प्रथम वर्ण में मां या ना आ जाए, तो मां हमको मिल गया, ता हमको मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा, सम्मान। अंक की बिंदी लगती है, लगती है नहीं लगती है, बस यही है तो है, और क्या बताना है। और एग्जांपल लिखो, वाक प्लस नाम, हा? पा का होगा, सब प्लस मान है ना, कंफ्यूजन हो गया हमें, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा ता सब प्लस मान होगा, है ना। अभी वाक प्लस क्या बोला था, हाँ वाकदान हो जाएगा। वाक प्लस नाम, वाक प्लस नाम, वाक प्लस नाम क्या हो जाएगा, वांग नाम। का किसमें परिवर्तन होगा, का किसमें परिवर्तन होगा, अंगा में, ठीक। बोर्ड बड़ा हमें कंफ्यूज करता है। पेन चलाओ, पेंसिल चलाओ और लिखो, षट प्लस मास, षट प्लस मास, टा आधा हलंत लगाना, षट प्लस मास क्या हो जाएगा, षड मास। टा का परिवर्तन किसमें होगा, आधा रहेगा, ठीक है। लिखो और एग्जांपल,
क्यों आधा नहीं रहेगा? षडमास आधा नहीं रहेगा? हाँ? और एग्जाम्पल लिख लो, प्रोत प्लस नति, प्रोत प्लस नति, प्रोत प्लस नति, प्रोत प्लस नति क्या हो जाएगा? कैसे होगा प्रोन्नति? आधा ना और ये आधा ना ती, कैसे बदला? ता किस में बदलेगा? ना में, है ना? प्रोत प्लस नति, प्रोन्नति हो गया। गुड। और बताओ, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हमें। जगत प्लस नाथ, जोर लगाना पड़ेगा अभी। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। सप प्लस मुख क्या हो जाएगा? लिख लो। हाँ? उत प्लस नाव, उन्नाव हो जाएगा। उत प्लस नाव, उन्नाव, जाओ उन्नाव। चलो अब डालो अगला नियम। यही तो है कंफ्यूजन वाले। चलो लिखो, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या आ जाए? ये आ जाए महाशय, मां। लिखो, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मां आ जाए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई स्पर्शी वर्ण आ जाए। कोई स्पर्शी वर्ण, स्पर्शी कौन से हैं? यही है ना, काका काका अंगा। लिख लो, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मां आए तथा इसके उपरांत कोई स्पर्शी वर्ण हो, मां आ जाए प्लस कोई स्पर्शी आ जाए, तो मां जो है, जो स्पर्शी आएगा, कोई भी आएगा का से लेके मां तक, उसके पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। मां परिवर्तित होगा पंचमाक्षर में। नहीं समझ आया? अब समझो, जैसे हमने कहा गम प्लस गा, ये थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से समझना। हमने कहा पूर्व पद के, लिख रहे थे क्या आप लोग? अच्छा लिख रहे थे, हम समझाने ही लगे। क्या लिखा? यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मां आए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई स्पर्शी वर्ण आए तो मां स्पर्शी वर्ण के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। यानी जो स्पर्शी वर्ण आएगा उसका जो पांचवा अक्षर होगा, यानी जैसे इसमें गा आया अभी, तो इस गा के आधार पर यह मां परिवर्तित होगा। जैसे समझिए, इधर हमने लिखा हुआ है, अब हमने कहा गा आया, तो गा का पांचवा अक्षर क्या है? अंगा। अगर छा आता तो उसका पांचवा अक्षर क्या है? या। अगर था आता तो उसका पांचवा अक्षर क्या है? ना। तो ऐसे ही जब ये गा आया है, इस गा के आधार पर अब ये गा का, गा यानी का, खा, गा, घा, फिर अंगा, तो ये बदलेगा किसमें? ये मां जो बदलेगा वो अंगा में बदल जाएगा। बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो बस वही लिख देंगे हम, गंग। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं लोग, या फिर बिंदी लगा देते हैं। बिंदी बताया था हमने, अंग लिखो या पंचमाक्षर पांचों लिख दो। अंग की जगह पे लिखे जाते हैं ना, स्वर की जगह पे नहीं बताया था? अंगा इया णा नमा, अंगा इया णा
ना माँ लिखो या फिर इसमें अंक की बिंदी लगा दो, बताइए। शुद्ध रूप में ये है, या फिर अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, गंगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ये एग्जाम्पल लिखो, फिर अगला एग्जाम्पल लिखो। गंगा कहाँ, गंगा धरती पे आई तो किसके सर पे पहले चढ़ी? सम प्लस कर, माँ है, का के आधार पर परिवर्तित होगा। का का पंचमा अक्षर क्या है बच्चों? का का पंचमा अक्षर है अंगा। तो अंगे पे आ जाओ, बस यहीं पे यही लिखना है, या फिर इसको और आपको सही से लिखना है तो ऐसे लिख दो। ऐसे तो लिखते हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत लाइटली लाइटली। हमने ये नियम बताया कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या आ जाए? मां आ जाए, तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई स्पर्शी वर्ण आ जाए। अब समझिए बात यहां पे ये निकलती है कि जो स्पर्शी वर्ण आ रहा है, यानी जो आया है उसी के आधार पर परिवर्तन होगा पूर्व पद के अंतिम वर्ण में। चूंकि परिवर्तन हमको पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ही करना है, हमें आखिरी वाले में नहीं करना है। ये बात हमने पहले ही आपको बता दी। व्यंजन में ही परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ही परिवर्तन होगा। बाद वाले तो सब उसको बदलने के लिए आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात? बाद में जो आ रहा है वो उसको परिवर्तित कर रहा है। जैसे कोई एक बच्चा है, ठीक, उसको एक टीचर आता है हिंदी पढ़ाता है, एक टीचर आता है इंग्लिश पढ़ाता है, एक टीचर आता है मैथ पढ़ाता है ना? या एक आदमी हिंदी पढ़ा रहा है, मतलब एक ही आदमी मैथ पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब वो पढ़ रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है? वो हिंदी पढ़ के हिंदी पर का विद्वान बन सकता है, इंग्लिश का विद्वान बन सकता है, मैथ का विद्वान बन सकता है। ऐसे ही ये है कि जो आया है उसने परिवर्तन किया है, यानी टीचर आया, उसने मैथ पढ़ाया और उसने परिवर्तन कर दिया बच्चे में। ऐसे ही जो बाद में आएगा वो उस मां रूपी बच्चे का परिवर्तन करेगा। समझ में आई बात इतनी कि और अच्छे से बताएं? समझ में आई? ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मां है, ये जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, ये इसके आधार पर बदलेगा, स्पर्शी वर्ण के आधार पर। यानी जो स्पर्शी वर्ण है उसके आधार पर ये मां परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आई? ये वाला एग्जांपल लिखो, सम प्लस कर समकर। फिर लिखो घम प्लस टा। क्या लिख सकते हो? टा का पंचमाक्षर क्या है? टा का पंचमाक्षर क्या है? ना कौन बोल रहा है? हाँ, टा का, ये का, चा, टा, ता और पा। टा का पंचमाक्षर क्या है? अणा। तो बस यहाँ पे अणा आधा है ना, तो आधा लगा देंगे, ये हो गया घंटा। और या फिर इसको कहीं कहीं आप ऐसे भी लिख देते हो, घंटा। बताइए, समझ में आ रहा है ना? और एग्जांपल लिखो, सम प्लस तान। सम प्लस तान लिखो ना। हमें क्या देख रहे हो? सम प्लस तान, ये देखते हैं कि सर लिख दो बस। मां का ता के आधार पर परिवर्तित हो, ता का पंचमाक्षर क्या है? ना। बस यही उठा के लगा दो इसमें, या फिर इसको लोग ऐसे भी लिख देते हैं। समझ में आ रही बात? बताइए, कहीं अब तक कोई आपके साथ कोई छल कपट नहीं है ना? आपको समझ में आया? एक एक चीज पकड़ के रखनी है। और एग्जांपल इसके लिख लो आप, सम प्लस तोष, संतोष लिखो। एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, मृत्युम प्लस जय लिखो। यही लिख देते हैं, मिटा के लिख दें।
मृत्युम, मृत्युम प्लस जय क्या हो जाएगा? मृत्यु यही रहेगा, मां बदलेगा अपने पंचमाक्षर में, जा बदलेगा अपने पंचमाक्षर में, किसमें आता है? चा, छा, जा, झा, इया में आता है। तो बस यहीं पे जो है ये लग जाएगा यहाँ, और या फिर मृत्यु किसमें अंग की मात्रा आएगी? मृत्युंजय। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नियम लिखिए, मां का ही। अभी स्पर्शी आया, अब अंतस्थी और संघर्षी आएंगे। दूसरा नियम डालो, लिखो, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मां आए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में उत्तर पद के प्रथम वर्ण में संघर्षी या अंतस्थी आए, संघर्षी या अंतस्थी आए, तो मां क्या बन जाएगा? मां अनुस्वार बन जाएगा, मां अनुस्वार बन जाएगा। नींद आ रही भैया? क्यों भैया, नींद आ रही? हाँ। नींद नहीं आ रही? हमने कल टेस्ट दिया, उसकी वजह से नींद आ रही है। क्या लिखा? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मां तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में अंतस्थी या संघर्षी आ जाए तो मां अनुस्वार हो जाता है। देखो कैसे अनुस्वार होता है। दूसरा नियम, मां संबंधी दूसरा नियम, उसने बोला मां आ जाए तथा उत्तर पद में संघर्षी या अंतस्थी आ जाए तो मां परिवर्तित हो जाएगा किसमें? अनुस्वार में। हमने कहा सम प्लस योग, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मां आया, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में या आ गया। या क्या है? अंतस्थी है। तो ये मां जो है ये हट जाएगा, इसकी जगह पे अनुस्वार आ गया। अनुस्वार यानी अंकी दिया गया। समझ में आ गई इतनी बात? ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। लिखो, सम प्लस सय, सम प्लस सय क्या हो जाएगा? संशय। सम प्लस विधान, लिखो लिखो, सम प्लस विधान, सम प्लस वाद, संवाद, अम प्लस हकार, अम पूछा गया क्वेश्चन है ये, अम प्लस हकार। कहीं कहीं अहम लिख देते हैं, गलत हो जाता है। ये बदलेगा अंग में, अहंकार। इसमें इस पे इधर आएगी मात्रा, अहंकार। अब लिखो ना संबंधी नियम, छोड़ो इसको। ना संबंधी नियम लिखो, यदि पूर्व पद में कहीं पर भी
पूर्व पद में कहीं पर भी री रासा आ जाए, री रासा, री मतलब ऋषि, रा मतलब आपका रा, और शाह मतलब मूर्धन्य शाह, तथा उत्तर पद में कहीं पर भी उत्तर पद में कहीं पर भी ना आए। यदि पूर्व पद में कहीं पर भी री रासा आ जाए, पूर्व पद में कहीं पर भी री रासा आ जाए तथा उत्तर पद में ना आ जाए, कहीं पर भी ना आ जाए, तो ना किसमें बदलेगा, णा में परिवर्तित हो जाएगा। उसने कहा पूर्व पद में कहीं पे री रा शा आ जाए तथा उत्तर पद में कहीं पर भी ना आ जाए तो ना ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो नियम परिवर्तित हो रहे हैं, उस तरीके से वो चले, अब ये अपने अपने तरीके से चलेंगे। अभी ये अलग हुआ, अभी एक में परिवर्तन हो रहा है, अभी दो में परिवर्तन होगा। यही तो व्यंजन की खासी खूबसूरती है। अभी एक में ही परिवर्तन आएगा, अभी फिर दो में परिवर्तन आएगा। अब जैसे लिखो हरि, हरि प्लस याना, पूर्व पद में कहीं पर भी रा आ जाए, आ गया। उत्तर पद में कहीं पर भी ना आ जाए तो ना किसमें बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, परि प्लस नाम, परि प्लस नाम परिणाम, परि प्लस मान परिमाण, री री प्लस ना क्या हो जाएगा, कृष प्लस ना क्या हो जाएगा, कृष्णा, है ना। राम प्लस आयन क्या हो जाएगा, रामायण, रामायण कि नारायण, नारायण, कुछ भी कहो। विष प्लस नु लिख लो, हा? राम प्लस आयन, कहीं पर भी रा आ जाए आ गया, कहीं पर भी ना आ गए आ गया, रामायण। ठीक, आज इतने रखें, हाँ? और पढ़ोगे, अभी नियम बहुत हैं। अभी आज समझाने में समय लग गया, अब समझाना ज्यादा है नहीं। ये बताइए समझ में आया ना, वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है, तो समझ में आया ना, चलिए अच्छी बात है। आप लोग संख्या बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मतलब टेस्ट दे दोगे उसके बाद फिर गायब भी हो जाएंगे सब। लड़कियों की भी संख्या कम है और लड़के तो हैं ही कम। तो संधि समझ में आई, बताइए, संधि को समझा आपने अच्छे से, स्वर संधि समझ गए, व्यंजन संधि में कुछ संधि हमने बताई जिसमें एक रिकैप मार दें, एक रिकैप मार देते हैं। देखो व्यंजन संधि में हमने क्या बताया, एक प्रथमाक्षर का नियम, एक पंचमाक्षर का नियम, फिर एक नहीं, एक पहले एक तृतीयाक्षर, एक पंचमाक्षर का नियम, तृतीयाक्षर नियम और मा संबंधी नियम, ना संबंधी नियम। तो पहला जो प्रथमाक्षर से तृतीयाक्षर बन रहा है उसमें क्या हमने बताया कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में कहीं पर भी प्रथम वर्ण आ जाए, प्रथमाक्षर आ जाए, काचा टाटा पा, तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई सघोष वर्ण आ जाए, सघोष में तीसरा चौथा पांचवा, यारा लावा और हा और स्वर 11,
वैसे कुछ भी आ जाए तो क्या होता है, वो अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे का तृतीयाक्षर गा और चा का तृतीयाक्षर जा, ऐसे ही क्रम वाइज सबके तृतीयाक्षर जो है उसमें परिवर्तित होता चला जाएगा। फिर से समझिए, प्रथमाक्षर नियम ये तृतीयाक्षर नियम ये कहता है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में का चा टा ता पा वर्ग का प्रथमाक्षर आ जाए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई क्या है सघोष वर्ण आ जाए तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण तृतीयाक्षर में अपने ही वर्ग के तृतीयाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बताइए। दूसरा नियम यह था क्या, पंचमाक्षर का नियम। हमने बताया कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में प्रथमाक्षर का चा टा ता पा कोई भी आ जाए तो उत्तर पद के प्रथम वर्ण में माया ना आए तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गम प्लस गा गंगा, ये पंचमाक्षर नियम हो गया। फिर तीसरा नियम क्या बताया, मां संबंधी नियम। क्या था उसमें, स्पर्शी वाला। स्पर्शी आए, मां का नियम क्या था, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मां आ जाए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई स्पर्शी वर्ण आ जाए तो मां पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। स्पर्शी वर्ण के पंचमाक्षर में, यानी जैसे हमने बताया सम प्लस कर संकर, तो मां जो है का जो पंचमाक्षर है वो क्या है अंगा, तो मां अंगे से चेंज होगा, अंगा से परिवर्तित होगा। सम प्लस कर संकर। समझ में आई बात? बताइए, इतना क्लियर है? उसके बाद फिर दूसरा नियम क्या बताया, मां संबंधी दूसरा नियम बताया कि यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मां आ जाए तो उत्तर पद के प्रथम वर्ण में संघर्षी या अंतस्थी आ जाए तो मां जो है वो अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस योग संयोग। फिर ना संबंधी नियम बताया। ना संबंधी नियम क्या बताया, पूर्व पद के कहीं किसी भी जगह पे री रास आ जाए तो उत्तर पद में कहीं पर भी ना आ जाए तो वह ना जो है ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हरि प्लस याना हरियाणा। ठीक, बाकी कल बताएंगे, इसको बंद कर दो धीरे से। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आप लोग आई होप समझ में आया होगा। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।